हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन आईएएस का पीटी 365 पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियरी वाला टॉपिक, सारा डिस्कस करेंगे। जुडिशियरी में जो जो टॉपिक दिया हुआ है हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ट्रिब्यूनल, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, प्रिजन रिफॉर्म्स, डेथ पेनल्टी, लीगल सर्विस अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का लाइव हियरिंग और कुछ और न्यूज़ इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो ना तो यहाँ पे नंबर दिया है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और आपको 10th मार्च तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है ईच एंड एवरी कोर्स एक्सेप्ट बीपीएससी कोर्स। तो आप ले सकते हो, इस पर 25% ऑफ है पीटी प्लस मेंस दोनों का। ठीक है। और ये आप देख सकते हो पूर्वावलोकन का हमने एक अलग तरीके से बनाया, इसमें कैसे 2 स्टेप में किया है वो देख सकते हो आप। ठीक है। हमने एक वीडियो बनाया है उसके डिटेल में, तो वो देख सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं, ये नंबर पे आप मैसेज करना। पहला टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सबसे पहले समझ लेते हो हुआ क्या है और फिर समझेंगे इसका मतलब क्या है। चाहे हम सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। मान लो कोई इंसान है जो बहुत ही डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करता है। मान लो जेल में कैदी है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो स्लेवरी में मतलब स्लेवरी के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं जो चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, ये सब ऐसा सेक्शन है जो डिसएडवांटेज सेक्शन है। या वर्कर है, लेबर है। तो इनके लिए ये, इनको अगर प्रॉब्लम हो गई, ये विक्टिम है, इनको प्रॉब्लम है, ये डायरेक्टली खुद कोर्ट नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं लेकिन जनरली नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई और इनके जगह पे कोर्ट जा सकता है इनके इंटरेस्ट के लिए, और कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो इसी को बोलते हैं केस फाइल कर सकता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि जस्टिस जरूरी है सबको मिलना, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, पुअर कोई भी है, किसी भी जेंडर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसीलिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी कि बहुत बारी फेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन साइन हो जा मतलब लोग डाल देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल कर देते हैं, बहुत फेक भी होता है। और बहुत लोग बहुत फेमस होने के लिए ऐसे कर देते हैं, पीछे उनका मकसद लोगों का भलाई नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट बस चाहता है इसको रोको, नहीं तो बाद में क्या होगा कि जो जेन्युइन केस है वो भी, उन पे भी एक शक की निगाह से देखी जाएगी। तो इसके लिए पहले कई केस है, 1976 में, 1979 में, 1981 में केस है, तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा। किस केस में? मुंबई कामगार सभा, कामगार सभा हम बोल सकते हो वर्कर्स का एसोसिएशन वर्सेस अब्दुल थाई केस। इसमें जो अनरजिस्टर्ड वर्कर के एसोसिएशन को, क्योंकि वर्कर का पूरा एसोसिएशन है, कोई इंसान थोड़ी है, इनको रिट इंस्टीट्यूट किया गया, रिट पेटिशन इंस्टीट्यूट किया गया अंडर आर्टिकल 32। तो ये तो वर्कर का एसोसिएशन था, तो यहीं से पीआईएल शुरू हुआ। उसके बाद पहली बार रिपोर्ट किया गया पीआईएल वाज हुसैन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ ईआर। ये क्यों? क्योंकि हुसैनारा खातून केस लड़ने गई होगी और ये अपने लिए केस लड़ने नहीं गई होगी। जेल में जो कैदी रह रहे थे उन, या जो अंडर ट्रायल थे, उनकी हालत जो खराब थी, इन ह्यूमन कंडीशन में रह रहे थे, उनको लिए वो केस लड़ने गई थी। उसके बाद न्यू पीरियड ऑफ पीआईएल मूवमेंट, ये स्टार्ट कब हुआ? जस्टिस पीएन भगवती इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इनको जस्टिस भगवती जी को ही बोला जाता है फादर ऑफ पीआईएल। पीआईएल का मतलब इज द यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट एंड इक्वालिटी टू और रेज इशू ऑफ ब्रॉड पब्लिक। जो प्रॉब्लम है उसको लोगों तक, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट तक पहुंचाना, भाई जस्टिस मिलना चाहिए। ये हमने अमेरिकन से कॉपी किया है। हमारा आर्टिकल एक 39A है, वो क्या बोलता है? जो हमारा पीआईएल किस आर्टिकल बेस्ड है? 39A है, ये डीपीएसपी में दिया है। वो क्या बोलता है कि स्टेट सिक्योर करे, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट का डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12 दिया हुआ है, सिक्योर करे और जस्टिस प्रोवाइड करे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेस्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इन सब के परे। और पीआईएल पावर किसको दिया गया? पब्लिक को। किसके द्वारा? कोर्ट को दिया गया है। ठीक है ना। और पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में राइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर, ये दोनों के लिए पीआईएल फाइल किया जा सकता है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द मैटर वाज कंसिडर अंडर पीआईएल, ये मैं तो आपको पहले ही बता दिया। हाई कोर्ट में भी या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है। ये किसके द्वारा फाइल किया जाता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया पेटिशनर नीड नॉट बी, जो लोग एग्रीड पर्सन को मतलब जो प्रॉब्लम फेस करे, जो विक्टिम है वो नहीं करे, कोई और कर रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है विथ कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन द पर्सनल एजेंडा, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। कोर्ट में टेक अवेयरनेस ऑफ द मैटर इफ इट इज पब्लिकली इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑल्सो बी अपॉइंट ऑन एडवोकेट, ठीक है ना। अवेयरनेस ऑफ द मैटर को में करेगी, और अगर उनको पब्लिकली इंपॉर्टेंट लगा तो इसके लिए एडवोकेट भी अपॉइंट करेगी। ये केस दोनों देख लिया, ये 1981 वाला केस था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, या एनजीओ कैन इन्वोक रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 32। और मेन इनका क्या प्रॉब्लम, क्यों कर सकते हैं कि अगर लोगों का वायलेशन हुआ, या तो लीगल राइट वायलेशन हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों का वायलेट हो रहा है, और वो लोग खुद तो जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ये सब उतनी अच्छी नहीं है कि डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सके, तो उनके लिए कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट पर्सन जा सकता है। दूसरा केस क्या है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बोले अगर मान लो कोई गंगा रिवर की बात करें कि सर गंगा रिवर तो बहुत गंदी है, बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, तो अब क्या है कि अगर मान लो आपका घर यहाँ पे है, तो आप बोलोगे गंगा रिवर मेरे खेत में पानी पहुँचाती थी, अब नहीं पहुँचाती क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अपने फैक्ट्री का पानी इस पे फेंकने लगे, गंदगी फेंकने लगे, तो हमारे खेत में गंदा पानी पहुँचता है। तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पे आपका खेत है या आप उसके राइपेरियन ऑनर है तभी जा सकते हो, नहीं, क्योंकि आपको चिंता है गंगा रिवर की, तो आप जा सकते हो, पीआईएल फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, कई केस था, आप यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब ऑर्डिनेट है हाई कोर्ट का, यानी सब ऑर्डिनेट है। एनजीटी के ऐसा नहीं कि एनजीटी ने कुछ बोला तो उसका वो उसके बाद वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना। एनजीटी सब ऑर्डिनेट है हाई कोर्ट का इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज कंसर्न, ठीक है ना, मतलब इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में। रिगार्डिंग ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट रुषिकोंडा हिल इन विशाखापट्टनम, सिंपल समझो ना कि कोई ऑर्डर भले ही एनजीटी ने दिया, उससे पहले हाई कोर्ट किसी काम को मना किया था कि भाई यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने मना करते, बाद में एनजीटी अगर उसको हाँ भी कर देगा ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुरिडिक्शन के मतलब एक टेरिटोरियल एरिया की बात करें, ठीक है ना। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बाद में एनजीटी देगा भी ऑर्डर तो वहाँ पे नहीं कंस्ट्रक्शन किया जा सकता, ठीक है। रिगार्डिंग द वर्क, यहाँ पे रुषिकोंडा हिल्स में कंस्ट्रक्शन की बात कर रही थी, विशाखापट्टनम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए है। तो एनजीटी सिविल केस लड़ती है इन 7 लॉ के खिलाफ। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, वाटर वाला जो एक्ट है 1977 वाला, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर वाला एक्ट, एनवायरनमेंट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे सिंपल लिखा है कि अगर कोई ऑर्डर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ज़्यादा तवज्जो देंगे एज कम्पेयर टू स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल, क्योंकि एनजीटी 2010 के एक्ट से बना था, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब। यहाँ पे देखो, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323 एंड 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये सब्जेक्ट अंदर आएंगे, रिट जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का है उसके अंदर आएंगे। की डिफरेंस आप देख लेते हैं इन दोनों के ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट का पार्लियामेंट के द्वारा हुआ 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात 323 ए में दिया हुआ, अदर मैटर का 323 बी में। स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था। हाई कोर्ट जो संविधान से ही हाई कोर्ट है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट ऑन द स्पेसिफिक मैटर पे काम करता है, लाइक मान लो
गंगा रिवर से रिलेटेड बात करें और भी कोई, टू इंटरप्रेट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर जुरिडिक्शन एंड गिव डिसीजन टू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। नॉर्मल बात है। इनका प्रोसीजरल कोड के बाउंडेशन में काम करते हैं। ये इस पे कोई बाउंडेशन नहीं हो लाइक CRPC, ठीक है, लेकिन ये गवर्न करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ। जुडिशियल और एक्सपर्ट दोनों मेंबर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल मेंबर होते हैं। लिमिटेड टू द लॉ अंडर व्हिच दे आर सेट, ठीक है ना, ये पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड डेटा, ठीक है। उसके NGT के बारे में बहुत बात करते हैं। ये कब बना था? NGT एक्ट 2010 में चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं CJI के कंसल्ट से। उसके बाद मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर। टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जुरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, और डिसीजन इनकी बाइंडिंग होती है टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। इंडिया में कौन कौन से ट्रिब्यूनल है आप देख सकते हो? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस एपिलेट ट्रिब्यूनल, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, NGT ट्रिब्यूनल, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉरपोरेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब कुछ की डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम से रिलेटेड। ट्रिब्यूनल तो आया था 1976 में, उससे पहले क्या हुआ था? पहला ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ इवन 1941 में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल बना लो नेशनल और स्टेट लेवल पे। उसके बाद 6th लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सेपरेट हाई पावर ट्रिब्यूनल होगी एंड कमीशन फॉर एजुडिक्शन ऑफ मैटर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब ट्रिब्यूनल बना लो, एक सेपरेट ट्रिब्यूनल और कमीशन बना लो कि हाई कोर्ट के मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा। 42 में तो आपने देख लिया था 2 टाइप के ट्रिब्यूनल आए थे। फाइनेंस एक्ट 2017 इसने रीऑर्गेनाइज किया ट्रिब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल। याद रखना, जिसकी फंक्शनल सिमिलैरिटी है उनको एक साथ कर दो, इकट्ठा कर दो। इसमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। एक्ट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस को जो आया था ना 2021 में, उसको रिप्लेस किया। It proposed to dissolve certain existing appellate body and transfer their function to other jurisdiction body। सिंपल बात है कि बहुत सारी बॉडी था तो उसमें से अधिकतर को हटाया और जो सिमिलर फंक्शन वाला है उसको एक साथ कर दिया, ठीक है। फॉर इंस्टांस फंक्शन ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 ये हाई कोर्ट के अंदर रख दिया, ठीक है। और इसके अलावा इसने प्रपोज किया है कि सेटअप करो क्या है, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये क्या करेंगे? चेयरमैन और मेंबर को जो वेरियस जो ट्रिब्यूनल है उसको क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। उसके अलावा इसने अमेंड किया फाइनेंस एक्ट 2017 को, और इसमें कौन कौन मेंबर होंगे? सबसे पहले चीफ जस्टिस या सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेज जो कि नॉमिनेटेड बाई होंगे हिम एज चेयरपर्सन। सिंपल समझो, CJI या तो CJI होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जज होंगे जो कि CJI के द्वारा अपॉइंट होगा। उसके अलावा 2 सेक्रेटेरिएट होंगे जो कि नॉमिनेट किए गए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से। सिटिंग और आउट गोइंग जज चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज होंगे या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर अंडर ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। तो ये मेंबर होंगे, ये सिलेक्शन कमेटी होंगे और उसके बाद ये मेंबर चुनेंगे। ये समझ में आया? ये खुद जाके मेंबर नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। और टर्म ऑफ ऑफिस कितना? 4 साल चेयरपर्सन का, और अपर एज 70 साल, और उसके अलावा मेंबर का कितना? 67 साल, और 4 साल दोनों में सिम्प है। और ये अपॉइंटमेंट का प्रोविजन रह जाएगा, ठीक है ना। 50 ईयर इज मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। 50 तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या है? ये क्या है? स्पीकर एज, देखो अभी होता है क्या है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, अगर MP के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो ये कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बस ये चाहती है कि पार्लियामेंट इस पे अच्छे से सोचे कि
क्या ये सही नहीं होगा कि ये जो स्पीकर के पास इतना ज़्यादा पावर है क्वासी जुडिशियल पावर हटाने की, ये पावर इनसे छीन लिया जाए, ये पावर एक परमानेंट ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए, बस इसमें ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। पहले 3 जज डिस्कस करते हैं। पहला जजेस केस है एसपी गुप्ता केस, जो कि 1981 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बस बताया था। देखो इसमें बहुत, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो इस केस में प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गया था। कैसे भाई? पहला क्या है कि पहला है प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को चुना है तो सीजेआई ने रिकमेंडेशन दी, प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं, ठीक है ना, मना कर सकते हैं, लेकिन रीजन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मना कर सकते हैं। सेकेंड जजेस क्या केस क्या है, इसमें प्रेसिडेंट के पावर को कम किया गया। इसमें क्या किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर 2 सीनियर मोस्ट जजेस से हाँ बोलवा लेते हैं कि हाँ बोलिए ये दोनों सही है, कंसल्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो अगर प्रेसिडेंट साहब के पास जाए तो प्रेसिडेंट साहब मना नहीं करेंगे। थर्ड जज केस क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इनमें से अगर 2 मना कर दे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन ये इनमें से 2 से 1 मना करे या सबके सब हाँ कर दे तो चलेगा। तो इसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं और प्रेसिडेंट साहब को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल सैंक्शन सीट फील्ड, अभी जो 34 है, ठीक है ना, पूरा फिल है। अब देखो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रेंथ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के 32 जज है और सैंक्शन स्ट्रेंथ कितने हैं, 35, लेकिन ये होने वाले हैं 2 और अपॉइंट होने वाले हैं। आर्टिकल 124(1) क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब द, पार्लियामेंट कानून के मदद से प्रेस्क्राइब कर सकती है कि जो अभी स्ट्रेंथ 34 है उसको 40 कर दिया जाए, 50 कर दिया, वो कर सकती है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज की, जजेज इन जुडिशरी की बात करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, अंडर आर्टिकल 124 सब क्लोज 2। कोलिजियन सिस्टम मैंने बता दिया, वह ये कोलिजियन सीजीआई प्लस 4 मेंबर है ना, कोलिजियन सिस्टम। सीजीआई शुड बी द सीनियर मोस्ट जजेज ऑब्वियसली, ठीक है ना। नेक्स्ट सीडीआई का नाम कौन रिकमेंड करेंगे, जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जाने वाले होते हैं वो करते हैं। कोलिजियन सिस्टम इन द वे बाय व्हिच जजेस, ये हमने देखी अपॉइंटमेंट। कोलिजियन सिस्टम 5 मेंबर होता है जिसमें एक सीजीआई होते हैं और उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के कोलिजियम की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस होते हैं इंक्यूबेंट, उसके 2 अदर सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं इस कोर्ट के, इन 5 के अलावे, ठीक है ना, मतलब 5 के अलावा ये और ये 2, मतलब 3 हो गए ना, 5 के अलावा 3। डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करें तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की, इसके पास ओरिजिनल और एपिलेट जुरिडिक्शन होता है सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ये गवर्नर ऑफ स्टेट करता है, किसके साथ मिलके, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ मिलके। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं हो, और वो एडवोकेट और प्लीडर कम से कम 7 साल तक रहे होने चाहिए, और इसको रिकमेंड अपॉइंटमेंट का कौन करते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पहले 2 वर्ड समझो। पेरोल का मतलब क्या होता है, मान लो ये इसका मैटर ऑफ राइट है, समझिए मैटर ऑफ राइट क्या हो गया, होता है कि भाई आपको मन है ना, आप जेल में हो, आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी दिया जा सकता है, ग्रांटेड टू प्रिजनर टू मीट ए स्पेसिफिक एग्जिस्टेंसी, ये सॉरी मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये चाहेंगे तो दे, जो पुलिस चाहेगा तो दे देगा, ठीक है ना। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग प्रिजनर विथ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। मान लो बेटी की शादी है उसके लिए छोड़ दिया है। फूड लो इसका मतलब मे बी ग्रांटेड और विदाउट एनी रीजन, इसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। और ये लेकिन आप मान लो 7 साल की सजा है, 5 साल आपने कर लिया तो दिया जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम रिमीशन बोलते हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि रिमीशन का मतलब हमने याद किया था ना, कमीशन, कमीशन मतलब
सेम सजा रहेगा बट समय कम हो जाएगा। प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन, और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये प्रिजन एक्ट 18 इतना पुराना ब्रिटिश सरकार के समय का मैनुअल अभी चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड्स रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस, किसको, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को देता है बहुत सारे इशू पे। अब चलिए, एक एनसीआरबी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। ये रिपोर्ट और कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, 1986 में सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, PSI रिपोर्ट 2021, ये किस चीज़ का डेटा देता है कि कितने नंबर और अवेलेबल कैपेसिटी है जेल की, स्ट्रेंथ की, और ट्रेनिंग जज ऑफिशियल की, प्रिजन बजट, इन सब के बारे में देखते हैं। यह क्या बता रहा है, हाई अंडर ट्रायल 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर वेट करे ट्रायल का, होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन, जितने लोग अरेस्ट होते हैं उसमें से 67% तो ST SC और OBC है, लेकिन 80% अंडर ट्रायल इन सेक्शन से है। बजट की बात करते हैं, ये 13% से इंक्रीज हुआ है 2020-21 से 2021-22 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन का प्रोजेक्ट है, मॉडर्न करने की बात करती है। इसमें क्या, इन्हांसिंग द सिक्योरिटी, टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन की बात करना है। ये 5 साल के लिए है, सारे स्टेट और यूटी में, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और सारे जेल में। और कोर कंपोनेंट क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉडी वॉर्म कैमरा, सब कुछ लगाने का है, नॉर्मल बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जो गैप है ना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस गैप को फुलफिल करना, न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट लाना, रिहैबिलिटेशन करना, एटीट्यूडनल चेंज लाना। डेथ पेनाल्टी की बात करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुओ मोटो जारी किया है और एक रिव्यू करेंगे इस प्रोसेस पे अबाउट डेथ पेनाल्टी, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन डेथ पेनल्टी से रिलेटेड क्या है समझिए। पहला 7th शेड्यूल है, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर आर अंडर कनकरेंट लिस्ट, याद रखना। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर किस लिस्ट में आता है, कनकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 21 में क्या आता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में क्या लिखा है, मर्सी या पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इंडियन पीनल कोड 1860 में क्या लिखा है, द लॉ आउटलाइंस द प्रोविजन फॉर डेथ पेनाल्टी इन इंडिया एंड लिस्ट द ऑफेंस। डेथ पेनाल्टी यहाँ पे लिखा हुआ है और किस किस केस में डेथ पेनाल्टी दिया जा सकता है। डेथ पेनाल्टी क्या होता है, ए प्रैक्टिस जो कि लीगल ट्रायल करता है और उसके बाद उसको सजा देता है डेथ सेंटेंस का, ठीक है ना। डेथ पेनाल्टी इंडिया में और उसका फ्रेमवर्क तो आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। वहाँ पे बाय द एंड ऑफ 2022 तक 488 जो प्रिजनर है वो डेथ रो में है, ठीक है ना। और पंजाब और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ पेनाल्टी फॉर कॉजिंग डेथ बाय स्प्यूरियस लिक्विड, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, जो खराब लिक्विड है ना उससे डेथ हो जाती है तो उस पर डेथ पेनाल्टी का इंट्रोडक्शन है, मतलब जो बेच रहा है उसको। सेम एक केस है इन 1980, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी ड्यू टू विल्ड इन प्रोसीजरल सेफगार्ड, मतलब ये बोला था चलने दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, however it gave a framework for future sentencing judges when deciding between life imprisonment और death sentence, नॉर्मल बात है। इंटरनेशनल कन्वेंशन और डेथ पेनल्टी क्या है, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये याद रखना। 4 यूनियन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन सिंस 2007 फॉर मोरेटेरियम ऑन द यूज ऑफ, मतलब ख़त्म कर दो डेथ पेनल्टी को। सेकेंड ऑप्शन प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन
सिविल पॉलिटिकल राइट। इंपॉर्टेंट तो आपने देख लिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज करना है, पंजाब के साथ वाला है। उसके बाद है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्राइम किस मोटिव से, किस मैनर में, तब आप उसको विक्टिम को दे सकते हो। ठीक, क्या एंटी सोशल नेचर है उस क्राइम का। उसके बाद शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनड्यू इनऑर्डिनेट एंड अनरीजनेबल डिले इन द डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट अमाउंट ऑफ टॉर्चर एंड अ ग्राउंड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, मतलब कि मतलब कि ये क्या बोलता है इस केस में, बोला गया है कि बहुत डिले होता है डेथ पेनल्टी का। इसका तो सिंपल मतलब होता है उससे पहले हो सकता है इंसान मर ही जाए, तो इसको तो सिंपल हम कम्यूटेशन बोलते हैं। कम्यूटेशन का मतलब क्या था, सब्सटीट्यूशन, कि डेथ पेनल्टी के जगह पे आपने जेल दे दिया, कि ठीक है ना, इतने साल का जेल दिया दिया ये जेल दिया। देखो, आप सबसे पहले समझो आर्टिकल 39A में क्या दिया है। फ्री लीगल एड देना है पुअर और बीकर सेक्शन को। क्यों? ताकि सोसाइटी में जस्टिस फॉर ऑल हो। ठीक है ना। अब एक चीज समझिए है, अब मान लो प्रॉब्लम क्या है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है वीकर सेक्शन का, तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की बात की गई है 1987 के एक्ट में। अपॉइंट कौन करते? स्टेट गवर्नमेंट। किसके मदद से? जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के है ना, उसके मदद से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये DLS से एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, DLS से। और कंपोजिशन में कौन होना चाहिए? हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि चेयरमैन होंगे DLSA के। फंक्शन क्या होगा कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, लीगल लिटरेसी कैंप प्रोवाइड करना। इस सब से क्या होगा कि अवेयरनेस भी जगनी चाहिए। मेक्स योर दैट जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट आर नॉट डिनाइड टू सिटीजन, चाहे वो किसी भी कंडीशन के हो। और कोर्ट के बर्डन को भी कम करना, ताकि रेगुलेटिंग लोक अदालत, ठीक है ना, कंडक्टेड बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। लोक अदालत अगर रेगुलर ऑर्गेनाइज होती है तो जो हाई कोर्ट पे जो इतना दबाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। सिंपल समझ गए। तो यहाँ पे मीट किया PM मोदी जी ने, और उन्होंने अर्ज किया कि जो अंडर ट्रायल है उसको रिलीज करने का आप प्रोसेस है उसको खूब बढ़ा दो। सबसे पहले नालसा समझ लेते हैं। ये कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर LSA 1987। ये मॉनिटर करेंगी और इवेल्युएट करेंगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम। ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रोन इन चीफ होंगे। और नालसा कहाँ पे रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अंडर दिस एक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये भी कंस्टिट्यूट किया गया है। कुछ आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे देख सकते हो, फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट और तालुका वाला। आर्टिकल 14 में तो हमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। आर्टिकल 22 में क्या लिखा है कि नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। दो बार ही नहीं कर सकते। आर्टिकल राइट टू लाइफ, मतलब स्पीडी ट्रायल क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 22 क्या है कि अरेस्ट करने से पहले कंसल्ट करना होगा, और वो डिफेंड करने के लिए प्रैक्टिशनर भी रख सकते हैं। ये रिट जारी करती है हाई सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। ये में तो अपने देख लिया फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। ठीक है ना। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग, सुप्रीम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, गुजरात हाई कोर्ट वो पहला हाई कोर्ट है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है कोर्ट की प्रोसीडिंग का। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 मेंबर से ज़्यादा, 5 जज से ज़्यादा की बेंच होनी चाहिए। ठीक है ना। ये थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट क्या है कि मतलब कोर्ट में आप यूज करो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है। आर्टिकल इन 2008 में 18 में क्या होता? स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ये पार्ट है राइट टू एक्सेस जस्टिस। जो आर्टिकल 21 में लिखा है ना, राइट टू एक्सेस जस्टिस, उसका पार्ट है लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है ना। पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129 एज पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
6 हाई कोर्ट कर रहे हैं इस पे, उन सबके इन चैनल है, इसमें पटना भी है। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जुडिशरी को ज़्यादा इफेक्टिव और एक्सेसिबल बनाने के लिए। पहला सुपेस, ये कोर्ट की एफिशिएंसी के लिए एक पोर्टल है, ठीक है ना। बहुत सारे एआई बेस्ड टूल है, बहुत सारे फैक्ट को, मतलब कोई कोर्ट से किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है, सारे केस को इकट्ठा करेगी। अभी तक तो बुक से ढूंढ रहे थे, सारे केस को इकट्ठा कर देगी। सुबास क्या है, इसमें क्या किया जाता है, जो ट्रांसलेशन किया जाएगा वेरियस लैंग्वेज में, जो भी जजमेंट होगी ना सुप्रीम कोर्ट की, उसको वेरियस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाएगा। उसके बाद फास्टर है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, टू इंश्योर दैट अंडर ट्रायल आर नॉट मेड टू वेट फॉर अ डे ऑन एंड बिहाइंड वार टू रिलीज बिकॉज सर्टिफाइड हार्ड कॉपी ऑफ द बेल ऑर्डर वेल लेट टू द। ये सिंपल है भाई, ऐसा नहीं मतलब बेल ऑर्डर मिल गया फिर भी आप जेल के पास पहुंच रहा है, 2 दिन लग जा रहा है निकालने में, ये बहुत दिक्कत पहुंचाती है, क्योंकि आपको पता है बेल मिल गया फिर भी आप नहीं निकल सकते, सैटरडे संडे आ गया बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम टू हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड केस। इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किया है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। ये न्यूली इनिशिएटिव जो कि ई कोर्ट के अंदर लॉन्च हुआ है, सबसे पहले वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, उसके लिए जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट, तो ये तो आपने देख ही लिया था। एक है S3 वॉस ऐप टू जनरेट कन्फिगर्ड एंड डिप्लॉयड मैनेज वेबसाइट, याद रखना। उसके बाद ये क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स दिखाना, तो गिविंग द डिटेल ऑफ केस, ठीक है। जस्टिस मोबाइल ऐप क्या था, ये टूल है जुडिशियल ऑफिसर का, ताकि इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट कर सके, ताकि डिस्पोजल आसानी से हो। उसके अलावा कुछ और है जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग, ठीक है ना। इसके बाद फुल कोर्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हम फुल कोर्ट मीटिंग भी बोलते हैं, फुल कोर्ट मीटिंग। फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स वन विच इज अटेंडेड बाय ऑल जजेस ऑफ कोर्ट। नो रिटन रूल, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ये मतलब कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कन्वेंशन है, ठीक है ना, ताकि वो जो भी इम्पोर्टेंट बात है ना उसको डिस्कस कर सके। लैंग्वेज हायर जुडिशियरी में क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल 348(1) है, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है ना। और अभी तक इसमें कोई लॉ नहीं बना है, पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बोलना गया है, नहीं बना है। अब उसके बाद है आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2, ये बोला है कि गवर्नर ऑफ स्टेट में विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट में हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग में। मतलब गवर्नर चाहे तो बिहार के हाई कोर्ट के लैंग्वेज को हिंदी किया जा सकता है, पटना के हाई कोर्ट को, लेकिन पहले प्रेसिडेंट साहब से कॉन्सेंट लेना होगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो जब डिस्कस करेंगे ना तो उसी में हम साथ में डिस्कस करेंगे, इलेक्शन वाले में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन वाले में 4-6, ठीक है ना, इलेक्शन वाले में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपको इस नंबर पर मैसेज करना कोई भी डाउट हो तो, थैंक यू।